नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं परंपरागत व्यवसायों की, यानी कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और ऐसे कितने ही व्यवसाय जो प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लेकिन परंपरागत होने के बावजूद आज भी सबसे ज़्यादा रोजगार यही क्षेत्र उपलब्ध करा रहे। तो इनके विकास का मतलब है देश की एक बड़ी आबादी का विकास। कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं नवीनतम तकनीकों और उपायों को आप तक पहुंचाने की, जिसका प्रयोग कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि मुख्य समाचारों पे। कृषि के उत्थान और जल प्रबंधन हेतु सरकार की 7 निश्चय योजना। मुर्गियों को नमी से बचाएं मुर्गी पालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। किसान भाई बहनों, खेतों में जल प्रबंधन द्वारा कृषि और कृषकों के उत्थान हेतु सरकार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत 30 फीट तक का पक्का चेक डैम बनाने का निर्णय कृषि विभाग भूमि संरक्षण द्वारा लिया गया है। इससे किसानों को खेतों में पटवन के लिए जल की कमी नहीं होगी, जिससे खरीफ फसलों का अच्छा उत्पादन हो सकेगा। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 30 फीट तक के पक्का चेक डैम बनाने की योजना भूमि संरक्षण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसमें पहाड़ी नदी नालों पर चेक डैम बनाते हैं, जिसमें 4 फीट तक का पानी हम लोग रोकते हैं। 4 फीट तक का पानी रोकने से किसानों को खरीफ फसल के लिए या फिर उसके बाद रबी फसल के लिए पानी मिल जाती है। वहाँ कुछ लाइफ गतिविधियाँ विकसित हो जाती है और किसान काफ़ी हर्षित रहते हैं। वहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार होती है। रंगीन चेक डैम देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। मत्स्य पालक भाई बहनों, इन दिनों पगेसियस मछलियों के बढ़ने का समय है। ऐसे में उनके भोजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब पगेसियस मछलियों का वजन 20 ग्राम से 100 ग्राम हो जाए तो 4 से 5% ही भोजन उन्हें देनी चाहिए। जब 100 से 200 ग्राम मछली का वजन हो जाए तो 28% भोजन देना चाहिए। विशेष जानकारी दे रहे हैं मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र मीठापुर के व्याख्याता डॉक्टर टुनटुन सिंह। पंगेसियस मछली का फीडिंग में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। जब पंगेसियस का मछली का जो वज़न 20 ग्राम से 100 ग्राम का अगर बीज का वज़न हो, उस समय 32% प्रोटीन वाली भोजन देनी चाहिए और 4 से 5% के हिसाब से देना चाहिए। मुर्गी पालक भाई बहनों, इन दिनों वातावरण में काफ़ी नमी है, जिससे कि आपके मुर्गियों के बाड़े में भी नमी की मात्रा काफ़ी रहती है। इससे मुर्गियों में कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए आप मुर्गियों के घरों में पानी का प्रवेश न होने दें। अगर बाड़े में जल प्रवेश कर गया है तो लकड़ी के कुन्नी को निकाल दें। किसान भाई बहनों, यदि आप ओयस्टर मशरूम यानी कि ढींगरी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके लिए उन्नत प्रभेदों का भी चयन करें। उन्नत प्रभेदों का चयन करते समय अपने क्षेत्र में बाजार की मांग और जलवायु का ध्यान जरूर रखें। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम बांदीपुर, जिला पटना के प्रगतिशील किसान कृष्णा चौधरी। इन्होंने 1 बीघा में नेनुआ और फूल गोभी की खेती की है और नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमाया है। इनका कहना है कि इन फसलों में फलन बार बार होने से मुनाफा अधिक से अधिक होता है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। करीबन 1 बीघा में हम रोपे हुए हैं अलान
हाँ, नेनुआ झींगी हो गया, कदुआ हो गया, ये सब मिला हुआ रहता है। इसमें करीबन 1 बीघा में हमको लागत लमसम लग गया है 25 से 30 हज़ार। हाँ, लागत यानी बांस, तार, जाल सब ले करके इतना लग गया है और करीबन 1 से 1.25 लाख तक के बिक्री अभी तक हो गया है, चल ही रहा है। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो शानदार काम करता है और ईंधन की भी खपत कम होती है। तो अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। जाना आपने मंडी का भाव, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, सुना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी, और साथ ही साथ रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीक और उपकरणों से। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस भेंट वार्ता की। धान की खेती और उसका उपभोग दोनों ही हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। तो धान की खेती में नेत्रजनीय उर्वरकों के उपयोग से कैसे हम ले सकते हैं लाभ और कैसे करें इसका उपयोग, इसके बारे में आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की खेती में नेत्रजनीय उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। ये क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार, केवीके सुपौल से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि धान की खेती में नेत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये कितना ज़रूरी है धान की खेती के लिए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही वाइटल है, और जैसा कि आप जानती हैं कि जितना उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से 80% उर्वरकों में इस्तेमाल होता है नेत्रजनीय उर्वरक। और नेत्रजनीय उर्वरक के रूप में हम है जो कि अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें 24% नाइट्रोजन होता है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 34% नाइट्रोजन होता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, जिसमें 26% होता है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है वह यूरिया है, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन होता है। अब किसान बंधुओं को मैं यह सलाह देना चाहता हूं कि अच्छी धान की खेती अगर लेना चाहते हैं तो उर्वरक देने के सिद्धांत का पालन अवश्य करें। और उर्वरक देने का सिद्धांत जो बताता है कि आपका नेत्रजनीय उर्वरक को धान की खेती में 3 बार 3
फेज में उसको तोड़कर देना है। सपोज अगर किसान बंधु 1 एकड़ में धान की खेती करने जा रहे हैं तो उसको 60 किलो यूरिया देना है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के रूप में। अब उसमें 60 किलो का मतलब हो गया कि आपको उसको 3 बराबर भागों में बांटें, यानी 20 केजी आपको ज़मीन तैयारी करते समय, नेक्स्ट जो 20 केजी ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र होगा वो आपका फसल बुआई के 20 से 30 दिनों के बाद जब खरपतवार प्रबंधन आप कर लेते हैं तो। और तीसरा जो आपका 20 से 25 केजी बच गया उसमें प्रयोग करते समय यह आपको ध्यान देना होगा कि फसल की अवस्था कैसा है। अगर मिट्टी आपकी मजबूत है, फसल बहुत अच्छी अवस्था में है तो उसमें हम 5 केजी कट भी कर सकते हैं। अगर फसल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पीलापन है, वृद्धि और विकास रुका हुआ है तो उसमें 5 केजी हम बढ़ाकर और उसका हम टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग करते समय, उपरिवेशन करते समय किसान बंधुओं को यह ध्यान देना है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे धूप में ना करें। यूरिया के बोरा के मुंह को खोलकर ना रखें। उसमें व्यवहार के तौर पर 85% डीपी अगर सल्फर 10 केजी प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर यदि फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग यानी फसल बुआई के 30 से 35 दिन के बाद यदि कर रहे हैं और उसमें सल्फर मिला देते हैं तो आपका फसल बहुत बढ़िया हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र में सल्फर मिला देते हैं तो इसका अपटेक इफिशियंसी यानी लेने की क्षमता प्रत्येक पौधा में इसका ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमको करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो खेत में पानी कम से कम होना चाहिए, यानी बहते हुए पानी में तो कदापि नहीं देना है, लेकिन 1 इंची 1.5 इंची तक पानी अगर है तो इसमें नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। और इस तरह से किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करते समय एक बात पर और ध्यान देना है कि जो उपरिवेशन करने वाला श्रमिक है उसको समान रूप से, यूनिफॉर्म रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। और कभी भी खरपतवार जिस खेत में भरा हुआ है तो उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल, खास करके नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आप उर्वरक देंगे वह धान का पौधा न लेकर बल्कि है जो कि खरपतवार ले लेगा और उससे पौधे मतलब जो हमारा लक्षित उपज है वह एडवर्स में चला जाएगा और किसान का उपज है जो कि मारा चला जाता है। जी बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अगला सवाल हम आपसे अपने किसान भाइयों के लिए ये करना चाहेंगे कि ये जो नेत्रजनीय उर्वरक है, अगर समय की बात करें तो जैसे धान की बुआई होती है तो ये जो उर्वरक का इस्तेमाल होता है तो मतलब उससे पहले, बीच में या अंतिम में मतलब कितने समय तक करना चाहिए? देखिए, मैं पूर्व में ही बता चुका हूं और ये प्रिंसिपल भी है और किसान भाइयों को इसको पालन करना चाहिए। बहुत सारे किसान बंधु इसका पालन नहीं करते हैं जानकारी के अभाव में, और जो किसान बंधु इसको पालन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन अगर हमको यूरिया के द्वारा दे रहे हैं तो 60 किलो 1 एकड़ में यूरिया देना है, 60 केजी, तो उसमें से 10 से 15 केजी आप ज़मीन तैयारी करते समय दे दें, चौकी लगाने से पहले, पाटा लगाने से पहले। और ऐसा देखा गया है यूरिया और पोटास आपस में बहुत बढ़िया रिश्ता है, डीएपी के साथ उसका रिश्ता खराब है, तो किसान बंधुओं को यूरिया और पोटास एक साथ मिला के देना चाहिए। गलती से भी डीएपी के साथ यूरिया पोटास को मिला के नहीं देना चाहिए। डीएपी किसान अलग छीटेंगे और यूरिया पोटास एक साथ मिला के छीटेंगे। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि पौधों के बेहतर वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अभी भी ऐसा देखा गया है, इतना दूरदर्शन, इतना कृषि दर्शन के द्वारा दिन प्रतिदिन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं, जिंक में यूरिया मिला कर देते हैं। ऐसा न करें, कभी न करें, क्योंकि यह जिंकाइट बन जाता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और ना ही यूरिया फ़ायदा करता है, ना ही जिंक फ़ायदा करता है। सिर्फ हमारी साइकोलॉजी हो जाती है कि मैंने तो दे दिया हूँ। तो किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जिंक का इस्तेमाल यूरिया के साथ ना करें। अगर करें तो 48 घंटा बिफोर करें, यानी पहले करें, और नहीं तो 48 घंटा बाद में करें। और इस बात की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में शेयर करें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारे किसान भाइयों की तरफ से ये है कि ये जो नेत्रजनीय उर्वरक है, तो जैसे धान की बहुत सारी किस्में होती हैं, जी जी, उनमें क्या सभी किस्मों में ये जो उर्वरक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई ख़ास किस्म पे ये ज़्यादा असर कर? अभी धान का जो बीज हैं वो बाज़ार में 110 दिन से लेकर 160 दिन तक है, तो स्वाभाविक है कि जो 160 दिन वाली प्रजाति है वो लंबी अवधि तक मिट्टी में और वातावरण में रहेगा।
तो उसके लिए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में देना होगा। और जो 110 दिन वाली प्रजाति है, जो 120 दिन वाली प्रजाति है, उसमें मात्रा कम देना होगा। ऐसे किसान भाइयों को चाहिए कि नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में, हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर अपना मृदा जांच करा लें और मृदा जांच के आधार पर उसमें यह रिकमेंडेशन दे दिया जाता है कि कौन सा धान का प्रजाति आप लगाएंगे। उसके अनुसार कृषि वैज्ञानिक उसमें हर एक फर्टिलाइज़र का अनुशंसा कर देते हैं। तो नटसेल में हम यही कहेंगे कि विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न उम्र के हिसाब से नेत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सभी धान के लिए एक कॉमन डोज नेत्रजनीय उर्वरकों का नहीं होगा, और जैसा कि 60 किलो से लेके 80 किलो प्रति एकड़ इसका डोज है, और उसको 3 स्प्लिट एप्लीकेशन में तोड़कर देने का। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। हमारे लिए इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय ने अब इशारा किया है तो आपसे विदा लेना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बारी है एक और साक्षात्कार की, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाले संक्रमण रोग, उसके खतरे और उससे बचाव के बारे में। दर्शकों नमस्कार। देखा जाए तो भारतवर्ष में वर्षा ऋतु का समय है जून से लेकर सितंबर तक। होता क्या है कि इस मौसम में काफ़ी आर्द्रता बन जाती है वातावरण में, और जिससे होता है तापमान उतार चढ़ाव होता है, जिसका प्रकोप सभी श्रेणी के पशुओं पर पड़ता है, और हमारे पशु को काफ़ी संक्रामक रोग से गुजरना पड़ता है और काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसी क्षेत्र में हमने आज का विषय रखा है। हमारा विषय है वर्षा ऋतु में संक्रामक रोग एवं उससे बचाव। तो आज के इस विषय पर हमारे साथ उपस्थित हैं बताने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो सहायक प्राध्यापक है विहार वेटनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसा अभी बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे पशुपालक भाई काफ़ी परेशान है, उनके पशुओं में काफ़ी संक्रामक रोग का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ये बताएंगे कि ये कौन कौन से रोग अभी हो रहे हैं पशुओं में और उनका निदान कैसे किया जाएगा। बरसात के मौसम में हम लोग ऐसे भी अनुभव के आधार पर ये जानते हैं कि काफ़ी सारे संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोगों के लिए जो जीवाणु विषाणु जो उनके लिए उत्तरदायी है, उनका अभी संख्या, उनकी गतिविधि बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए अनुकूल वातावरण होता है। तो इस मौसम में खास करके बाढ़ जो बिहार हमारा जो क्षेत्र है, बहुत सारे इसके इलाके जिले बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, तो ऐसे में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मैं आमतौर पे कुछ बताता हूँ प्रमुख रोगों का, जिसमें जैसे कि गलघोटू हो गया, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से लंगड़ी बीमारी जिसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स का प्रकोप बढ़ जाता है। क्लोस्ट्रीडियम का जैसे एंटेरोटॉक्सीमिया का बकरियों में प्रकोप बढ़ जाता है। ब्रुसेलोसिस का केस बढ़ जाता है। इसके अलावा खुरपका मुंहपका रोग जो वायरस है, जो विषाणु जनित रोग है, वो उसके बढ़ने की संभावना या उसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है, और होता भी ऐसा बाढ़ क्षेत्र इलाके में। और LSD अभी जो नया जो गांठदार त्वचा रोग अभी नया भारत में आया है, 2-3 साल पहले से हो रहा है, इसका भी प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है कि इस तरह से काफ़ी पशु प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे विषाणु और जीवाणु जनित रोग, और इसके अतिरिक्त आपको पैरासाइट जो बोलते हैं ना, परजीवी,
भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी से बहाव से उनके अंडे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, घास के या किसी के चीज़ के द्वारा ये हमारे उसमें मतलब कि प्रवेश कर जाते हैं पशुओं में। तो इन सब चीज़ों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है संक्रमण की वजह से। तो हम इससे काफ़ी हमारे पशु प्रभावित होते हैं। एक तो उनके मतलब कि स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है, उनके उत्पादन पे, प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि जैसे दूध उत्पादन कर रहा है वो प्रभावित होता है। उनके जैसे कि बच्चे देने वाले कभी कभी गर्भपात हो गया वो हुआ। इसके अतिरिक्त उनके कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है कुछ एक मतलब संक्रमण से। तो एक मतलब पशु को भी नुकसान हुआ और विशेषकर किसान भाइयों को आर्थिक क्षति काफ़ी होती है संक्रामक रोग से। और ये सारे रोग जितने मैं अभी बताया ये मुख्यतः बरसात के मौसम में देखे जाते हैं। सर फिलहाल अभी देखा जाए तो पशुओं में कौन से मुख्य संक्रामक रोग हैं और उनसे उनकी लक्षण क्या क्या है, पहचान कैसे करेंगे हमारे पशुपालक भाई? जी संक्रामक रोग जब होते हैं, जैसे मैं कुछ बता रहा था मुख्यतः जैसे गलघोटू है। गलघोटू बोलते हैं कि आप देखेंगे पशुओं के गले में सूजन आ जाता है। भैंसों में मुख्यतः होता है लेकिन गायों में भी होगा। खास करके ऐसे इलाके में आप अगर आप रहते हैं, आपका गांव है जो पानी नदी है या तालाब के आसपास रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है। तो जब पशु को जब ये गलघोटू रोग होगा तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार आएगा, काफ़ी वो मतलब उनको परेशानी महसूस होगी और गले में घड़घड़ाहट, जैसे रेल चलता है तो घड़ करके आवाज़ आता है, ऐसे करके आप ध्यान से सुनेंगे तो उनमें घड़ करके आवाज़ आता है घड़घड़ाहट से। और इस तरह के लक्षण दिखे तो आप समझ लीजिए कि पहले की हो सकता है कि गलघोटू बीमारी होगी। तो इस तरह से ऐसे ही करके आप दूसरा है लंगड़ी बीमारी, जो बहुत सारा होता है कि पीछे का जो पैर है जब जिसमें मांस बहुत होता है उसमें इन्फेक्शन होता है क्लोस्ट्रीडियम के चलते। क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो होता है, उसमें आप जब देखेंगे ना कि बहुत स्वेलिंग हो गई, लंगड़ने चलने में पशु को दिक्कत हो रही है, जांग में खास करके काफ़ी सूजन आ गया, अन्य भागों में भी होगा लेकिन जांग वाले में ज़्यादा दिखता है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट रहेगा कि कुछ है गड़बड़ी। जब उसको दबाएंगे तो कड़कड़ आवाज़ आता है, क्रैकलिंग जो बोलते हैं हम लोग उसको, कड़कड़ाहट जैसा लगेगा आपको कि पानी कुछ भरा हुआ है और दबाने से इधर उधर वो मूव कर रहा है तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं लंगड़ी बीमारी। ये लंगड़ी बीमारी ज़्यादातर इसी लक्षण से पहचानिए कि उनको चलने में दिक्कत हो रही, इसलिए लंगड़ी बीमारी बोलते हैं इसको। चलेगा नहीं, लंगड़ा के चलेगी पशु। और उनके जब सूजन जब देखिए कि इस तरह का कहीं शरीर में दिख रहा है और उसको दबाने से कुछ लग रहा है कुछ उसमें भरा हुआ है, तो ज़्यादा इस पर उम्मीद कीजिए कि वो लंगड़ी बीमारी होगी। तीसरा मैं बता रहा था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में क्या होता है ना कि अचानक से पशु में बिना कोई लक्षण के उनकी मृत्यु होती है। आप रात में जैसे पशु को देखभाल करके उनको बांध दिया घर में, आप सो गए, सुबह उठ के देखते हैं कि मृत पाते हैं। तो इस तरह का होता है। तो एंथ्रेक्स जिसको हुआ वो तो मृत्यु हो गई और आपको भी इससे नुकसान होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनुष्य को भी प्रभावित करता है ये एंथ्रेक्स, जो बैसिलस एंथ्रासिस, और उसके अतिरिक्त अन्य पशुओं को भी करता है और वातावरण को दूषित करता है। तो आपको ये पहचानने का एंथ्रेक्स है, अगर ऐसी अचानक से पशु को मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसको देखिए कि एंथ्रेक्स तो नहीं है, तो उनके नाक से अलकतरा जैसा काला काला स्राव निकलेगा, नाक से, गोबर के रास्ते से, जहाँ नेचुरल ओरिफाइसेस मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो द्वार है उससे आप देखेंगे कि अलकतरा जमा हुआ खून नहीं होगा, वो जमेगा नहीं, उसकी खासियत होती है। काला जैसा थोड़ा अलकतरे का रूप लिए हुए, वो रंग लिए हुए ऐसे निकलते रहेगा। तो आप सब इस तरह का देखें तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही संक्रामक है, मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। तुरंत से इसको आप निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करके, या आप प्रिकॉशन लेने के लिए जो भी होगा कि पशु को अलग करिए, उस सबको हाथ से किसी चीज़ को छूइए नहीं, ये चीज़ होगा। इसके बाद से खुरहा बीमारी तो आमतौर पे आप लोग काफ़ी परिचित होंगे। इस तरह के रोग काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ी संख्या में पशुओं में होता है। तो खुरहा बीमारी में आप देखेंगे कि आपको मुंह में और पैर में छाले बनते हैं। जब छाले फूट जाते हैं, फपोला जिसको बोलते हैं, तो आपका जख्म का रूप ले लेता है, तो ये आपको हो जाएगा। और वायरस एक दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, टायर से, कपड़े से, बर्तन से, कुछ भी माध्यम से फैलता रहता है।
तो बारिश के मौसम में जैसे कि जानवर कोई बीमार है, पानी में तैर कर या उससे गुजर के गया तो उसको उससे दूसरे में होगा। इसी तरह LSD अभी खूब हो रहा है, लंपी स्किन डिजीज़, लंपी बोलते हैं हम लोग उसको। तो लंपी स्किन डिजीज़ भी ऐसे ही है कि पूरे शरीर पे फफोले बन जाते हैं, गांठ जैसा पूरे शरीर में होगा। और जब गांठ फूटता है तो असली दर्द वहीं से शुरू होता है। तो ये दो जो बताए कि मुख्य विषाणुजनित रोग है, और इसके पहले जितने भी 5 रोगों को मैंने डिस्कस किया, ये सारे जीवाणुजनित रोग हैं। तो मुख्यतः बरसात में ये गाय और भैंसों को प्रभावित करते हैं। सर, आप आज के विषय पर जो आपने संक्षेप में जानकारी दी और बहुत बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और चढ़ते रहिए विकास की नित नई सीढ़ियां। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है